जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए हैं फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड। तो अभी तक हम लोग इसमें कल वाले वीडियो में हमने बात किया था जो फंडामेंटल राइट्स के जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उसमें पहला विशेषता हमने बात की थी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और आपके जो लीगल सिटीजन्स हैं, लीगल जो पर्सन्स हैं उनको प्राप्त हैं। आज हम लोग थोड़े से और फीचर्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कुछ और। तो पहला कह रहा है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूरी तरह से इसे नहीं दिया गया है, मतलब ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो आपका स्टेट है, द स्टेट यानी कि राज्य, राज्य मतलब कौन, तो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो जो अथॉरिटी आएगी वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो स्टेट मतलब कि आपका केंद्र सरकार, पार्लियामेंट, राज्य सरकार, जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, इसके अलावा वो सभी अथॉरिटी जो सरकार की तरफ से बनाई गई हो या जो सरकार की तरफ से उन्हें ग्रांट मिलता हो, अनुदान मिलता हो। तो आगे हम लोग आर्टिकल 12 को और अच्छे से समझेंगे कि राज्य के अंतर्गत जो डिफिनीशन दी गई है उसके अंतर्गत क्या आता है। नॉर्मल अब ये समझ लीजिए कि आपके जो राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी आपके सरकार से किसी भी तरीके से अगर कोई ग्रांट मिलता है उनको, तो वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो राज्य कभी भी रीजनेबल यानी कि युक्त रेस्ट्रिक्शन, निर्बंधन लगा सकता है, लेकिन ये जो अगर कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगर लगाएगा तो वो जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो सही है, रीजनेबल है, नहीं है, ये डिसाइड करेगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा 2019 में जब आपका सीए जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका जब लाया गया था, तो भारत में मतलब जो बहुत ही वो सिचुएशन बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वॉश हो चुकी थी। तो पूरे भारत में लगभग आपके नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पे आपके धारा 144 जो आपका होता है, ठीक है, धारा 144 सीआरपीसी इसको लगा दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था और एक लंबे समय तक इसको इम्पोज किया गया। उसके अलावा जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था कई जगहों पे। तो इस पे आपके सुप्रीम कोर्ट का वही आया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हमारा क्या है, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जानकारी प्राप्त होने का भी अधिकार आता है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें भी हमारे रिस्ट्रिक्शन के होने पर ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही थी, यानी कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 144 पे कि सरकार जब तक मन या जब मन ये धारा जो है यूज नहीं कर सकती, जब मन तब नहीं कि जब भी मन हुआ तभी 144 लगा दे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकारें कभी भी कुछ भी ऐसा कर देंगी, ऐसा नहीं है। अगर उसने कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, जो आपका स्टेट है, स्टेट का जो आर्बिट्री यानी कि जो कह सकते हैं कि निरंकुशता होती है, उसके खिलाफ ये फंडामेंटल राइट हमको प्राप्त है। यानी कि राज्य सरकार, आपको पता होगा कि जो सरकार होती है वो अपने बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ों को लागू करवाने के लिए कई बार उनको उस लेवल तक जाना पड़ता है जो रियल में हम कह सकें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर वो सरकार का जो आर्बिट्ररी जो एक्शन है उसके खिलाफ हमको ये फंडामेंटल राइट प्राप्त है, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है, लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे लोगों को बंद कर दिया जाता है और फिर एक लंबे समय तक वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहता है, ठीक है। कई बार सरकारें क्या होती हैं कि सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए या कई बार अपना
जो भी मतलब कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं कुछ, या उसके वजह से भी सरकार बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे लंबे समय तक बंद कर देती है। तो इन सब के अगेंस्ट आप लोग जो ये फंडामेंटल राइट है वो अवेलेबल है सरकार के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ, ठीक है। जैसे आपको एक केस पता होगा, जब सीए और एनआरसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसी के अंतर्गत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान नाम था इनका, ठीक है। यूपी सरकार ने इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए यूएपीए पता नहीं क्या क्या लगाकर इनको बंद कर दिया गया था, इनको जेल में, और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे और डिटेंशन में थे, एनएसए लगा था, यूएपीए लगा था, बेल इनको मिल नहीं रही थी। 1 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दिया और ये कहा कि मतलब ये सब जो चीज़ें इनके ऊपर इम्पोज की गई थी, कोई भी कह सकते हैं कि एनएसए हो चाहे यूएपीए, जो मतलब एविडेंस पेश करना था गवर्नमेंट ने कोई भी इसके खिलाफ जो आपके एविडेंस थे वो पेश नहीं कर पाई थी। तो कहने का मतलब है कि सरकार कभी कभी कुछ ऐसा करती है जो सरकार को नहीं करना चाहिए। तो इन सब के खिलाफ भी हमको ये फंडामेंटल राइट मेनली स्टेट के खिलाफ प्राप्त है। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो पर्सन के खिलाफ है, ठीक है, जैसे भेदभाव हो गया और भी कई ऐसे होते हैं। तीसरा कह रहा है कि सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सरकार फंडामेंटल वायलेशन के नाम पे वो काम नहीं कर सकती, तो सरकार के लिए फंडामेंटल एज अ नेगेटिव है, एज अ मतलब उसके प्रति उसके लिए क्या है, एक नकारात्मक है, ठीक है। और वाइल सम आर पॉजिटिव का मतलब ये सिटीजन के लिए पॉजिटिव रूप में है। बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं हमको, बहुत सारे छूट मिलते हैं इन सब के मतलब फंडामेंटल राइट। तो कहने का मतलब है कि स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव कैरेक्टर का है, और सिटीजन के लिए यानी कि व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए एक पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। अगला क्या है कि दे आर जस्टिसिएबल का मतलब ये मतलब इन्हें कहने का मतलब कि जब भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो हम सीधे कोर्ट में यानी कि न्यायालय में ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि अगर हाई कोर्ट से अगर हमें रिलीफ नहीं मिली है तो हम अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। सिर्फ अपील के जरिए नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है, वाद योग्य। अगला है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब कि ये जो भी नागरिक हैं देश के या जो व्यक्ति हैं उनको सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से गारंटी दिया गया है कि उनके फंडामेंटल राइट का बचाव किया जाएगा, और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ठीक है। अगला है दे आर नॉट सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र, यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, और परमानेंट। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये परमानेंट या सैक्रोसेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसे बदला जा सकता है या चेंज भी किया जा सकता है। बट आपको याद होगा कि एक फेमस जजमेंट था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, ठीक है। 1973 का एक बहुत बड़ा केस था, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। इसमें आपका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक डॉक्ट्रिन दी गई थी, एक सिद्धांत दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो आपका था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि इसके पहले बहुत सारे विवाद हुए थे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में कि जो आर्टिकल 368 है जिसके अंतर्गत आपका जो संविधान को संशोधन करने का जो पावर मिलता है पार्लियामेंट को, तो वो कहाँ तक संसद है वो संविधान को अमेंड कर सकती है, उसे संशोधन कर सकती है। तो इससे बहुत सारे केसेस हुए आपके 1950 से ही केसेस शुरू हो गए थे। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि
संसद के पास पूरा पावर है, वो पूरे संविधान को संशोधित कर सकता है। उसके बाद केसेस आए आपके, तो कई सारे केसेस में ये कहा गया कि 68 के जरिए पूरे संविधान को नहीं बदला जा सकता है। तो बहुत सारे केसेस हुए। अंत में आज तक एक लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती का, जो आज तक फॉलो हो रहा है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अगर संसद किसी भी चीज़ को अगर अमेंड करता है, यहाँ तक कि अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने की कोशिश करता है तो वो कर सकता है, बट मूल ढांचा से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है यही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, वैसे जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब है कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। कहने का मतलब ये परमानेंट नहीं है, संसद इसे बदल सकती है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। और बदलने का मतलब भी क्या है, आर्टिकल 368 के अंदर बदलने का मतलब है कि ये संविधान संशोधन के जरिए ही बदले जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही बदले जा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल के जरिए नहीं। ठीक है, और दोनों में अंतर जो है वो इसके बाद जब हम आर्टिकल दोनों का अंतर सीधा से समझ लीजिए कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के जरिए जो किया जाता है, उसके लिए आपका स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हो गया आपका लगभग आपका 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल यानी कि आपका यह 1/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है। तो ये आपका स्पेशल मेजॉरिटी और नॉर्मल मेजॉरिटी में अंतर होता है। ठीक है, अगला है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो कहा गया मतलब ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, जो आपके आर्टिकल 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल ऐसे हैं, यानी कि आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये किसी भी सिचुएशन में इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपके 20 और 21 ये 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके किसी भी सिचुएशन में इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपका जो 21 है कन्विक्शन, मतलब जो आपका कन्विंसन है, सॉरी ठीक है, अपराधों के लिए जो आपका ऐसे नहीं, जहां शुरुआत से करिए ना। अच्छा फिर से तो जो आपके 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, ये आपके किसी भी समय में किसी भी सिचुएशन में इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो अपराध के लिए जो 2 सिद्धि का जो संरक्षण प्राप्त है वो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपके 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी नहीं खत्म किया जा सकते। और जैसे ही वॉर सिचुएशन आ जाए या इमरजेंसी आ जाए, सबसे पहले आपका जो है आर्टिकल 19 ये तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक इमरजेंसी या युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में जो आपका इमरजेंसी लगाया था 1975 में, तो जो 352 आपका आर्टिकल था उसमें लगा था रिबेलियन, अग्रेसिव, उसमें एक वर्ड था आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड यानी कि सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, और इसी इंटरनल इमरजेंसी के नाम पे उन्होंने खेल कर दिया। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी का मतलब आंतरिक आपातकाल, यानी कि कहने का मतलब कि आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि अगर कोई सरकार के घर के सामने, यानी कि अगर प्रधानमंत्री के आवास के सामने अगर कोई हथियार लिए हुए खड़ा है तो वो भी आपका एक तरह से आर्म्ड रिबेलियन के अंतर्गत आएगा और सरकार इमरजेंसी इंपोज कर देगी। तो इसी वर्ड का फायदा उठा के इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगवा दिया। ठीक है, तो बाद में जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ 1976 या 78 के आसपास,
तो उसमें इस वर्ड को हटा दिया गया, इंटरनल इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट थे जो फंडामेंटल राइट के जो फीचर्स हैं। अब कल के वीडियो से हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 12। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।